कि आपको पता है कि 2 साल में वो क्या चीज़ है जिसकी कीमत में कमी हुई है? वैसे तो एक शेर अगर आप कहें तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। अकीदत सस्ती हुई है, हकीकत सस्ती हुई है, मेरे शहर में यारों मोहब्बत सस्ती हुई है। वाह, चले अब बता दें। वैसे मोहब्बत के अलावा हुकूमत ने गाड़ियों की कीमत कम करने के लिए भी कई इक़दाम किए हैं। छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हुई हैं। हाँ, गाड़ियों की तो आपने बात की, लेकिन मैं बात कर रही हूँ खाने पीने की, यानी जिसकी मुझे हर वक्त क्रेविंग होती रहती है ना कि खाना बहुत ज़्यादा है, फ़ौरन से मैं खा जाऊँ। तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही जनाब। मुल्क भर में महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। आम मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आम मार्केट में तो महंगाई काबू में नहीं आ रही, और अब यूटिलिटी स्टोर्स का अगर हम रुख करें तो वहां पर जो जा रहे हैं वो भी बुरी तरह से परेशान नजर आते हैं। एक हफ्ते में दूसरी रेट लिस्ट सामने आई है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो गया है। बच्चों का खुश्क दूध जो है वो 10 से 40 रुपए तक महंगा हुआ है। और अब अगर मैं बात करूं वो कपड़े जो कि हम महंगे खरीदते तो हैं, लेकिन अब वो महंगे धुलेंगे क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट जो है उसकी कीमत भी 45 रुपए तक बढ़ गई है। अच्छा, कपड़े अगर धोने तो उसके लिए बिजली भी चाहिए, और वो भी महंगी हुई है क्योंकि हुकूमत ने इस पर जो सब्सिडी है उसमें कमी की तैयारी कर ली है। तो जो सार्फिन है ऑलरेडी जो महंगी बिजली है मज़ीद महंगी होने जा रही है, उसके लिए तैयार रहें। जो टैरिफ है उसमें तब्दीली की सिफारिशात नेपरा को भिजवा दी गई हैं। ओवर बिलिंग के स्लैब पर दिए जाने वाला जो फ़ायदा है वो ख़त्म करने की तजवीज़ है। फाटा और आज़ाद कश्मीर को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं शैम्पू की तो जनाब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर घर में मौजूद है और डिफरेंट कंपनीज़ का, लेकिन उसकी कीमत में भी 4 से 20 रुपए तक इजाफा हो गया है। हर चीज़ बढ़ती जा रही है और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल हैं आप। बेहद शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त देने का। सबसे पहले सबसे सादा और आम सा सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिछले 2 साल में सस्ती हुई है, आवाम को थोड़ा सा सुख दे गई है? आबिद साहब की आवाज़ गालिबन हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क में किस तरह से महंगाई का तूफ़ान बरपा है। कोई भी आप चीज़ उठा लें, खाने पीने की हो, घर की ज़रूरत की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डिटर्जेंट है, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो चावल है, या चाहे वो आटा है, हर चीज़ हमें महंगी होती हुई नज़र आ रही है। फिर अवाम ही सवाल पूछते हैं कि जाएँ तो आखिर हम कहाँ जाएँ? जब हम आम मार्केट में जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं तो उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती है कि आया कौन सी हुकूमत जो है वो कहाँ बैठ के क्या फ़ैसले ले रही है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि बस हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खान साहब जो हैं जब भी गुफ्तगू करते हैं तो वो हमेशा ये बात करते ज़रूर नज़र आते हैं कि महंगाई एक दरीना मसला है जिसके हल के लिए हुकूमत कोशा है, पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब हमेशा भी हम इंतज़ार की रट सुनते हैं तो आवाम परेशान नज़र आ जाते हैं। और अभी जो हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं, ये भी महक देखना होगा कि क्या वाकई जो रियल मार्केट फैक्टर्स हैं वो इसके पीछे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हुकूमत हदफ तनकीद बनाती पिछली हुकूमतों को, जो भी उन्होंने उनकी मैल प्रैक्टिसेस थी, तो क्या वो वजूहात हैं या फिर कोई और वजह है? अच्छा, वैसे एक और बात है, एक मिडल मैन का किरदार बहुत अहम होता है इस तरह से। जैसे हम पूरे रमज़ान में ये बात करते रहे कि जी हराम खोरी जो करते हैं, जो मिडल मैन का किरदार अदा करने वाले, तो असल पकड़ उनकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा करते हैं, माफिया पे ले आए, माफिया पे चले आप माफिया ले आए। मिडल मैन तो छोटा हो गया, लेकिन जो इस वक्त जो इफरीत है जो काफ़ी अरसे से मुल्क में, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, इवन के बिजली हो, कार्टेल प्रोडक्शन और माफिया, ये एक ऐसा नासूर है जो मुल्क पाकिस्तान की मईशत को घन की तरह लगा हुआ है। तो आबिद सुलहरी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारी को होस्ट ने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो पिछले 2 साल में सस्ती हुई है, ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ करें। देखिए, पिछले 2 साल में जो एक चीज़ पूरी दुनिया में सस्ती होती नज़र आ रही है वो इंसानी जिंदगियां हैं, कोविड की वजह से। कि कोविड की वजह से जितनी तेजी के साथ ये मोहलिक वबा फैली, तो आपने देखा कि ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे इसके असरात देखने में आए। और उन असरात का जो एक जब वैक्सीनेशन रोल आउट होना शुरू हुई, यानी पिछला साल जब हम बात कर रहे थे तो पिछले साल तकरीबन 2020 में तकरीबन हर चीज़ की कीमतें सस्ती थी। पेट्रोलियम
मसनूआत आपने उस वक्त अपनी खबरों में बताया था कि जी अमेरिका में वो मंफी पे बिक रहा है, वो जो तेल था, सौदे जो थे उस वक्त पिछले साल इन्हीं दिनों पे। तो लेकिन जो वैक्सीन रोल आउट हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो एक रिकॉर्ड हाइट पे जा रही हैं। तो पाकिस्तान में वो चीज़ें जो कि इम्पोर्ट होके आ रही हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल कीमतें बढ़ने की वजह से और रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होने की वजह से उनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। उसमें अगर हम इस वक्त देखते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अगर अभी इस वक्त देखते हैं तो वो कुकिंग ऑयल और जो घी वगैरह है, जो कि आप उसके इंग्रेडिएंट सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वो जो है इम्पोर्ट करना पड़ते हैं। कुछ दालें हैं अगर हम उनको देखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जाहिर है उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स भी हैं। और आपके चैनल ने रमज़ान में बड़ी तफसील से समझाया था कि किस तरह से प्याज या टमाटर जो है वो 4-5 रुपए किलो से शुरू होता है और वो मार्केट में आते आते 60-70 रुपए तक वो चला जाता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड जो मिडल मैन है। तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो पेरिशेबल कमोडिटीज जो हैं, जो कि सीजनल कमोडिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ को बहुत ज़्यादा स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। पहले ये आज से 2 साल पहले ये होता था, और आज हम 5 अगस्त को जो बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया का जो कोर्शन था और इंडिया ने जो इलीगली अपने आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर में मजीद उन्होंने शुरू कर दी जाती। और जब तो उससे पहले तक ये होता था कि आपका वाघा बॉर्डर की ट्रेड खुली थी। तो अगर प्याज, टमाटर, लहसुन, ये जो पेरिशेबल हैं, एक सूबे में जब उनका सीजन खत्म होता था, दूसरे सूबे से आने तक पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए फौरी तौर पे ये चीज़ें भिजवाई जा सकती थी और इनका रेट कुछ हद तक कंट्रोल में रहता था। अब क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड किया है कि जब तक इंडिया 5 अगस्त वाले जो है उसके इक़दाम वापस नहीं लेता, हम उनके साथ वाघा बॉर्डर पर ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा सुहेल साहब, एक चीज़ अब हम ज़रा अगर आम फहम में गुफ्तगू करें उस आवाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, बताया ये जाता है हमें कि मईशत संभल रही है, हमारी बरामदात बढ़ रही हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महंगाई का जिन है जो बोतल में 2 दिन बंद होता है तो 20 दिन खुला भी होता है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि क्या इसकी वजह जो है ना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। और मईशत जब बेहतर होती है तो फिर हुकूमत के पास ये ऑप्शन आती है, जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वो टेलीफोनिक जो इंटरेक्शन उसमें भी उन्होंने बताया था कि 40% जो आबादी है उनको डायरेक्ट फूड सपोर्ट जो है या फूड सब्सिडी वो दी जा रही होगी। एहसास प्रोग्राम का जो सर्वे था वो तकरीबन इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। वो सर्वे नहीं बल्कि वो सेंसस है जी। तो वो डोर टू डोर जाके जो डाटा इकट्ठा किया गया, उस डाटा की बेसिस पे टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाया जा रहा है। यहाँ पे ये आर्ग्यू किया जा सकता है और मैं बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो मुझे भी उतना ही फ़ायदा देती है जितना वो एक मल्टी मिलियनर, एक मल्टी बिलियनर को दे रही होगी। वो मुझे भी उतना ही फ़ायदा दे रही है जो मेरे शेफ़ को या मेरे सिक्योरिटी गार्ड को दे रही है, जिसकी और मेरी आमदनी का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा होगा, या मेरा और एक बिलियनर की आमदनी का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो सबके लिए यकसा हो तो प्राडो वालों को भी वही फ़ायदा देगी जो मोटरसाइकिल वाले को फ़ायदा दे रही होगी। No doubt। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो टारगेटेड सब्सिडी के चल रहा है कि सब्सिडी दी जाए, लेकिन उन लोगों को दी जाए जिनको वाकईतन उसकी ज़रूरत है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको मार्केट प्राइस पे उसकी कीमत जो है वो दी जाए, उनसे ली जाए। इस ट्रांजिशन में जो लोग खसारे में रहेंगे वो होंगे जो वाइट कॉलर जॉब्स वाले, जो मिडिल क्लास है, जिनका जिक्र किया। मैं भी शायद यूटिलिटी स्टोर जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, तो हम लोगों को वक्ती तौर पे हिट मिलेगी, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाह रहे हैं माशरे से कि जो लोएस्ट सेगमेंट है, जो आपके बॉटम क्विंटाइल के 40% हैं, जिनकी आमदनियाँ जो हैं वो 40,000 रुपये माहाना से कम है, अगर उनको वाकईतन को रिलीफ देना चाह रहे हैं तो फिर हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत को इसमें इक़दाम करने पड़ेंगे कि रोजगार की फार्मी के इक़दाम। टारगेटेड सब्सिडी की अगर आपने बात की है, कुछ हमारे सेक्टर्स
اور کچھ ہمارے ریجنز وہ مستثنا ہیں ٹیکس سے اور ٹیکس لیب سے بھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ اس پہ کچھ کمپرومائز کیا جائے؟ یہ دیکھیے، اس میں جو استثناء کا فیصلہ ہے وہ دو طرح کی ہوتا ہے. ایک جو ان ریجن کی جو اقتصادی حالت ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ ترقی اس طرح سے نہیں ہو سکی، یا وہ کنفلکٹ افیکٹڈ ریجنز ہیں، یا وہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز تھے. اگر ہم دیکھیں جو فارمر فاٹا تھا، تو یہ پولیٹیکل کوسچن بھی ہے، یہ اکنامک کوسچن بھی ہے. اور آئی ہوپ کہ جب یہ ای سی سی کے سامنے آتا ہے یہ چیزیں تو اس پہ دونوں پہلوؤں سے اس پہ غور کیا جا رہا ہوگا. اس کی جو معاشی ایشو ہے اس حوالے سے بھی، اور جو جیو اسٹریٹجک ایشو ہے اس حوالے سے بھی. اچھا عابد صاحب، ایک لاسٹ میں ایک اور چیز سمجھائے گا کہ بجلی پر سبسڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ختم کی جا رہی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا، کتنے بوجھ تلے عوام ہمیں پھر دبی نظر آئے گی مزید؟ یہ ایک تجویز ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا ہے. اچھا، اس وقت دیکھیے 2 طرح کے میٹر ہیں. ایک 3 فیس میٹر ہوتا ہے، ایک جو آپ کا سنگل فیس میٹر ہے. 3 فیس میٹر پہ اگر آپ صارفین اپنا بل دیکھیں تو اس میں 2 سلیبز ہیں. جب سنگل فیس میٹر ہے اس میں 3 سلیبز آتی ہے. جو پہلے 300 یونٹ تک ہے وہ سبسیڈائز ریٹ ہے، کم ریٹ ہے. پھر اگر آپ اس سے مزید یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اور ریٹ آتا ہے، مزید استعمال کرتے ہیں تو اور ریٹ آتا ہے. یہاں پہ بھی ایک تجویز، اور میں لفظ تجویز کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ فائنل کیا ہوتا ہے. تجویز یہ ہے کہ وہ ساری سبسڈی، چونکہ اس وقت سنگل فیس والا ہر کنزیومر جو ہے اس کو 300 یونٹ تک کا کم ریٹ دینا پڑتا ہے. پھر وہ اوپر والی سلیب میں جاتا ہے، ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہے تو ریٹ مزید بڑھ جاتا ہے. تو تجویز یہ ہے کہ سبسڈی کی ساری رقم جو ہے وہ ان 300 یونٹس والوں پہ ہی خرچ کی جائے، نہ کہ یہ کہ اگر میرے ٹوٹل یونٹ 600 یونٹ خرچ کرتا ہوں میں تو اس میں مجھے پہلے 300 پہ تو سبسڈی مل جائے، اگلے 300 پہ میں مہنگا دے رہا ہوں. تو اس طرح کی کوئی تجویز ہے، لیکن ابھی یہ فائنل نہیں ہوئی ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ایفٹس اینڈ بٹس کو کہ کس طریقے سے اس کو چلایا جا سکتا ہے. لیکن جو بہت سی اس میں سجیشن ہے انرجی سیکٹر ڈیٹ کو ختم کرنے میں، اس میں ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو سبسڈی کی رقم ساری کی ساری جو واقعتاً ڈیزرونگ ہیں، جن کے جو یونٹ کنزمپشن ہے 300 یونٹ سے کرنا، وہ ساری ان کو دی جائے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بھی دی جائے جن کا کہ 500 یا 600 یونٹ مہینے کے خرچ ہو رہے ہیں اور ان کو پہلے 300 یونٹ سبسیڈائز مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب، ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ مہنگائی بڑھنے کی ایک وجہ ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. مہنگائی شاید اس لیے بھی بڑھی ہے، لیکن جب پیٹرول کی قیمت کچھ روپے بھی نیچے آتی ہے تو وہ مہنگائی کا گراف ہمیں نیچے آتا ہوا نظر نہیں آتا. پلیز میری ذرا رہنمائی کیجیے گا. اس میں جب تک لوکل لیول پہ جو کنٹرول میکنزم ٹھیک نہیں ہوگا نا، وہ نہیں آئے گا. کیونکہ پاکستان میں صرف افواہوں پہ بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. آپ صرف آج اپنے خبر نامے میں اناؤنس کر دیجئے کہ شنید ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کی شارٹیج ہو رہی ہے یا اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو آج ہی سے وہ قیمت ساری بڑھ چکی ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ افیکٹو ہوں گے ان تحصیلوں میں، ان اضلاع میں، یعنی کہ یہ والی چیز ہے، یہ اب کنٹرولیبل ہے. بہت شکریہ سلیل صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے. اور جیسے کہ عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ اگر کہیں مہنگائی کم ہو رہی تو اس کو ریلیف بھی ملے.